में लड़के 4-4, 5-5 साल दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के सड़कों पे दौड़ रहे होते हैं। सिर्फ 4 साल आर्मी में जाने के लिए नहीं करते हैं। एक सैनिक को अगर 4 साल बाद प्रोग्रामिंग सीख के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जाना होता है तो वो शुरू से ही प्रोग्रामिंग सीख ले, क्योंकि लड़की का बाप भी पहले ये देखेगा कि पहले देख लो कि 25% में इवेंचुअली 4 साल के बाद इस लड़के का नंबर आता भी है या नहीं। देखिए, अगर किसी को आर्म फोर्सेस में जाना है तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक परमानेंट कमीशन होता है और दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। इसमें अलग अलग विंग की अलग अलग डिसाइडेड एज होती है, जिसमें किसी को 40 साल तक रखा जाता है और किसी को 50 साल तक सर्विसेज देनी होती। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप परमानेंट कमीशन में सिलेक्ट होते हो तो उस विंग की पर्टिकुलर एज तक ही आपको सर्विसेज देनी होती है। उसके बाद आप रिटायर हो जाते हो और आपको एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वहीं अगर आपका एसएससी में यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में होता है तो वहाँ पे आपको 10 साल तक सर्विस देनी होती है और कुछ केसेस में ये सर्विस एक्सटेंड होकर 14 साल तक हो जाती है। तो आफ्टर दैट आप रिटायर हो जाते हो और आपको इस केस में कोई पेंशन, कोई ग्रेजुएटी वगैरह नहीं मिलती है। ये तो बात होगी परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन की, जिसको हमने रिटायरमेंट और बेनिफिट्स के बेस पे बांट दिया। आर्म फोर्सेस के अंदर आप किस रैंक पे जाते हो इसके भी 2 लेवल्स होते हैं। एक आ गया अपना ऑफिसर रैंक और दूसरा आ गया जवान यानी कि सोल्जर रैंक। इसके बाद आपका एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टाइज के बेस पे आपका प्रमोशन होता है। तो देखिए, ये जो नई स्कीम आई है तो इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि पहले परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसके बाद उनके साथ एक चीज और जुड़ गई है जो कि है अग्निपथ। अब इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि अग्निपथ क्या चीज है तो हम पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया कि आर्मी में जाने 2 लेवल से आपकी एंट्री होती है, एक ऑफिसर रैंक और दूसरा सोल्जर रैंक। आपको ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि अग्निपथ स्कीम का ऑफिसर रैंक की भर्ती से, लेफ्टिनेंट जनरल की भर्ती से कुछ भी लेना देना नहीं है। अग्निपथ ऑल इन ऑल सिर्फ और सिर्फ सोल्जर रैंक की भर्ती के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसका परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन या ऑफिसर रैंक की भर्ती से टोटली कुछ भी लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि सैनिक लेवल की भर्ती जो पहले चलती थी वो एज इट इज ही चलती रहेगी। ये जो अग्निपथ स्कीम आई है ये अलग से आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब किसी भी व्यक्ति को, अभी किसी भी 17.5 से 21 साल के जवान को अगर सेना में जाना है तो उसको अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेट, कोई दूसरी पॉलिसी या स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि किसी को भी अगर फौज में जाना है, कोई भी व्यक्ति 17.5 से 21 साल के अंदर फौज में जाने का शौक रखता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही उसको आर्मी में जाना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे पूरी की पूरी क्लियर हो जाती है। अब जिसकी भी एज 17.5 से 21 साल के बीच में फॉल करती है वो 10वीं और 12वीं पास है तो वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम रहेगा, सेम आपका मेडिकल, फिजिकल वगैरह जो भी होता था वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए, आर्मी में पहले अवार्ड, रिवॉर्ड, आपको परमवीर चक्र वगैरह मिलते थे, वो सब के सब एज इट इज ही मिलते रहेंगे आज भी। फिलहाल इसमें फीमेल्स के लिए भी ओपनिंग नहीं है, लेकिन इन जनरल सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें फीमेल्स के लिए भी ओपनिंग कर दी जाएगी। जब से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है इसके 90 दिनों के बाद रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 46,000 जवानों को भर्ती किया जाएगा और सैलरी भी पहले से ज्यादा मिलेगी। इससे पहले जो जवानों को सैलरी दी जाती थी वो पहले 4 साल तक सिर्फ 27,000 ही दी जाती थी, लेकिन इस स्कीम के थ्रू आपकी हर साल सैलरी बढ़ेगी। पहले साल आपकी सैलरी होगी 30,800, दूसरे साल आपकी सैलरी 33,000, तीसरे साल आपकी सैलरी 36,500 कर दी जाएगी और चौथे साल आपकी सैलरी सीधे 40,000 कर दी जाएगी। और ये सैलरी जो है ये आपको इन हैंड नहीं मिलेगी। आपकी सैलरी का 30% अमाउंट जो है वो अग्निवीर फंड में जाएगा और इतना ही अमाउंट सरकार अपनी तरफ से भी इस फंड में डालेगी, ताकि जब आप रिटायरमेंट के बाद एग्जिट होकर आर्मी से जाओगे तो आपके हाथ में कुछ होगा, पेंशन, सैलरी या ग्रेजुएटी के तौर पर। और ये स्कीम वैसे ही चलेगी जैसे पीएफ वगैरह में चलती है। फंड जो सरकार आपको दे रही है ड्यूरिंग सर्विस, इसके बेस पे आप 18 लाख तक का लोन और 48 लाख रुपए तक इंश्योरेंस भी मिलेगा जब तक आप अग्निवीर हो या आप इन सर्विस हो। इसका टेन्योर 4 साल का होगा। उसके बाद इसमें से 25% जवानों को आर्मी में लिया जाएगा, रेस्ट ऑफ द 75% को घर जाना होगा। तो इसके पूरे 4 साल में 3 साल आपको स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री का भी अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का इग्नो के साथ एक MOU साइन होगा। MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें अग्निवीर बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और तो और इसमें आपको की एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलेंगे, जिसमें आपको पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में आपको डिग्री मिलेगी। इसमें से 50% मार्क्स आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल के होंगे। उसके बाद आपको रेस्ट ऑफ द 55% मार्क्स जो है वो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और
और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के होंगे, क्योंकि आप क्रेडिट सिस्टम के बेस पे किसी भी यूनिवर्सिटी से अवेल कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल आपकी स्टडी की, आपकी एजुकेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। ओवरव्यू में ये पॉलिसी बहुत अच्छी लग रही है, सैलरी भी पहले से ज्यादा अच्छी है, आपको लोन ग्रेजुएटी भी मिल रही है और आपकी पढ़ाई की दिक्कत भी खत्म हुई जा रही है। इतनी ज्यादा भर्तियां जो 2-2.5 साल से बंद थी, वो भी अब एकदम से 46,000 जवानों के लिए भर्तियां खुल गई हैं और एग्जिट होने पे आपको 11,71,000 का अमाउंट भी मिल रहा है। और इतनी देर से जो 2-2.5 साल से भर्तियां बंद थी, उनके लिए 23 साल की एज भी कर दी गई है। इसमें यह मत समझना कि सभी की एज 23 साल की कर दी गई है। ऑफिशियली फर्स्ट बैच जो इस पॉलिसी के लिए अप्लाई करेगा, सिर्फ उसकी एज 23 साल की कर दी गई है। रेस्ट ऑफ द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपकी जो एज है वो 17.5 to 21 ही रहेगी। तो मोर ओवर जब आप रिटायर होकर आर्मी से बाहर जाओगे 4 साल के बाद, तो आप ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा डिसिप्लिन और सोशल जॉब्स में आपको 10% प्रेफरेंस भी मिलेगी। पुलिस, सीआरपीएफ, असम राइफल्स में आपको 10% कोटा के साथ प्रेफरेंस भी दी जाएगी। अभी गवर्नमेंट ने ये भी हाल ही में अनाउंस किया है कि अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन भी दी जाएगी। तो अब आते हैं बेसिक चीज पे। तो अब ये कहोगे कि जब सैलरी अच्छी है, ग्रेजुएटी अच्छी है, बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, एजुकेशन की पॉलिसी भी अच्छी है, तो फिर लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आके इतना ज्यादा प्रोटेस्ट, तोड़ फोड़, ट्रेन जलाना वगैरह, इतना ज्यादा लोग अग्रेशन में क्यों आ गए हैं? तो देखिए, ये पॉलिसी जितनी ज्यादा सिंपल दिख रही है, एक्चुअल में ये उतनी सिंपल है नहीं। पहली चीज, मेडिकल बेनिफिट्स जो एक सोल्जर उसकी फैमिली को लाइफ टाइम मिलते थे, वो अब पूरे इरेडिकेट कर दिए गए हैं। वो बेनिफिट्स अब नहीं मिलेंगे। आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, और ये 11-12 लाख रुपए का जो अमाउंट है, ये सिर्फ वन टाइम पे अमाउंट है। इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कि कंपैरेटिवली पहले के बेनिफिट से बहुत ज्यादा कम है। और अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग सर्विस अगर किसी जवान की जान जाती है, अभी से पहले जो बेनिफिट्स उनको और उनकी फैमिली को दिए जाते थे, वो भी अब पहले जैसे नहीं रहे। उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। रेगुलर सोल्जर जब शहीद होता है, तो उसको और उसकी फैमिली को कुछ लाइफ टाइम बेनिफिट्स मिलते हैं, जो एक तरह का क्लास डिफरेंस हम बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखते हैं, जो एक अडाक और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय में होता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इस पूरी स्कीम को पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद, ये कहीं भी नहीं लग रहा है कि आर्मी की कोई भर्ती हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि 4 साल कोई आर्मी का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद इवेंचुअली ये डिसाइड किया जाएगा कि एक्चुअल में लाइफ में आपने करना क्या है। गाँव में किसी आर्मी जवान की नौकरी लगती थी, तो उसकी फैमिली उसकी शादी फिक्स कर देती थी और अपने आप को खुद वेल सेटल्ड और वेल सिक्योर्ड फील करने लग जाती थी। तो अभी जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लड़की का बाप भी पहले ये देखेगा कि पहले देख लो कि 25% में इवेंचुअली 4 साल के बाद इस लड़के का नंबर आता भी है या नहीं। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इससे शादी हो भी पाएगी या नहीं। कहीं ना कहीं ये भी एक इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा रीजन है। आप एसएससी का एग्जांपल देके अग्निपथ से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एसएससी में बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, उनके 10 से 14 साल तक मिलते हैं, और वो भी एक फेयर स्कीम नहीं है एक सोल्जर के लिए। अगर वो स्कीम इतनी ज्यादा फेयर होती, तो एसएससी वालों के इतने ज्यादा केसेस नहीं चल रहे होते जुडिशियल कोर्ट्स में पेंशन को लेके। जो गवर्नमेंट का चपरासी होता है, उसका जो रिटायरमेंट प्लान होता है, वो भी अग्निवीरों से कहीं ज्यादा अच्छा है। एनुअल भर्ती जो आर्मी की चलती है, उसके पैरेलल में अगर अग्निवीर स्कीम लाई होती, तो ज्यादा अच्छा गिफ्ट होता हम सब के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए, कई महीने पहले से इस स्कीम पे डिस्कशन हो रहा है, और पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही ये चीज पब्लिकली अनाउंस की जाएगी, सबसे पहला क्वेश्चन जो सामने आएगा, वो क्वेश्चन यही होगा कि एनुअल भर्ती जो आर्मी की इससे पहले चलती थी, वो एज इट इज ही चलती रहेगी, और ये अग्निपथ स्कीम जो है ये अलग से आएगी, जिससे कि कहीं ना कहीं एक जवान को, जो एस्पिरेंट है, उसको कहीं ना कहीं सुकून की राहत मिलती है। जब इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, तो पूरी की पूरी मीडिया ब्रीफिंग में इस सवाल से, इस क्वेश्चन से हमेशा बचा गया, और इसका जिक्र तक नहीं हुआ पूरी मीडिया ब्रीफिंग में। लेकिन 1 महीने के बीच में ये चीज जरूर बता देगी कि 1 महीने में 18 लाख भर्तियां होंगी, जिससे कि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं अग्निपथ स्कीम में और बाकी जॉब्स ओपनिंग में। इतनी समझ है इनमें। लेकिन आप 100 बार इनके स्पोक्स पर्सन से पूछ लो कि आर्मी की जो एनुअल भर्ती थी वो एज इट इज ही चलती रहेगी, ये जो अग्निपथ स्कीम है ये उसके पैरेलल में आई है, तो आपको हमेशा गोलमोल जवाब ही मिलेगा। और आधे लोग अभी भी समझ रहे हैं कि इसके पैरेलल में आई है, जबकि ऐसा नहीं है। भर्ती रैली होती है, जिसका एक फिजिकल टेस्ट होता है, जो कि बहुत ज्यादा टफ होता है। उस भर्ती रैली के लिए गांव के लड़के 4-4, 5-5 साल मेहनत करते हैं, खुद का टाइम देते हैं, पेशेंस रखते हैं, इतनी ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। गरीबी, मजबूरी, ये सब इतनी सब चीजें होने के बावजूद भी वो लोग अपना समय आर्मी में देते हैं, क्योंकि आर्मी में जाना एक नौकरी के लिए नहीं जाते हैं। आर्मी के जाना ये एक जज्बे की बात होती है, एक बहादुरी और एक पैशन की बात होती है। गाँव में लड़के 4-4, 5-5 साल दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के सड़कों पे दौड़ रहे होते हैं। सिर्फ 4 साल आर्मी में जाने के लिए नहीं करते हैं वो।
अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैकडोनल्ड में काम करने वाला लड़का आधी रात में भाग रहा था, तो वो इसी भर्ती के लिए दौड़ रहा था जो कि 2-2.5 साल से बंद पड़ी हुई है, और अग्निपथ आने के बाद वो नौकरी सिर्फ 4 साल की रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शौक होता है एक उस एस्पिरेंट के लिए जिसने अपनी लाइफ के 4-5 साल दिए हैं खुद को तैयार करने के लिए कि कहीं ना कहीं कल मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। साथ ही साथ मेरा पैशन, मेरा जो डिटर्मिनेशन आर्मी को लेके है, वर्दी को लेके है, और मेरा जो जज्बा इस देश की सेवा करने के लिए है, वो कहीं ना कहीं इस रास्ते पे सीधा जाएगा। तो ये जो 30-40 लाख लोग हैं जो दिन रात अकेडमीज में खुद को तैयार कर रहे हैं, इवन कि यहाँ से पैसा दे के अपना टाइम, अपना स्टडी सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, उन जैसे लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो आप ये सोच के देखिए कि अग्निपथ स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं, एनुअली आर्मी जो भर्ती करती है उसमें कोई चेंजेस करके भी तो इंसर्ट कर सकती थी ना। ये जो यंगस्टर्स को एम्प्लॉयबल करना, उनको सेल्फ डिसिप्लिन करना, वेल एक्सपीरियंस्ड करना, गन चलाने की ट्रेनिंग सिखाना, ये सब चीजें तो एनसीसी और टेरिटोरियल आर्मी में भी की जा सकती थी सब पॉलिसीज को वहां पे इम्प्लीमेंट करके, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया क्योंकि इसके पीछे काफी चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए ये चीजें जिस तरीके से इम्प्लीमेंट की गई हैं इसके पीछे 2 रीजन, डिफेंस में जो मैन पावर का एक्सपेंस है और आर्मी की एवरेज एज। डिफेंस में जो मैन पावर का एक्सपेंस है हम उसको डिस्कस करते हैं। ओवरऑल डिफेंस का जो बजट है वो 5,25,000 करोड़ यानी कि 5.25 ट्रिलियन, इसमें से 1.19 ट्रिलियन यानी कि 1,19,000 पेंशन में जाता है और इतना ही सैलरी में जाता है, और बाकी जो फूड वगैरह आइटम्स में जाता है। आज कोई अगर आर्मी में सर्विस देता है तो 40 साल के बाद वो जब रिटायर होता है, रिटायर होने के अगले 40 साल तक उसको जो पेंशन मिलती है पूरे डिफेंस बजट में से 3 लाख करोड़ रुपए इन सब चीजों में जाता है। वेपन मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना डिफेंस में, वेपन को ज्यादा से ज्यादा मॉडर्नाइज करना, तो इन सब चीजों के लिए बहुत कम पैसा बचता है जो कि बहुत बेसिक चीजें हैं एक्चुअली। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब चाहे यूएस हो, रशिया हो, जर्मनी हो, इन सबसे हमारी आर्मी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा है। अभी ऑन एन एवरेज 14 लाख मैन पावर है इंडिया के पास आर्मी की, लेकिन अगर आज के दौर में लड़ाई हो जाती है तो हम लोग बैकफुट पे आ जाते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे वेपन और टेक्नोलॉजी है। वो एक्चुअल में अगर आर्मी को आगे बढ़ना है तो उसके लिए वेपन मॉडर्नाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चीज हमको अच्छे से रियलाइज हो गई है। बजट तो इतना ही है इंडिया के पास क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स भी तो रन करने हैं ना, तो इस चीज का एक अल्टीमेट सोल्यूशन है हमारे पास। तो इंडिया की डिफेंस की अगर मैन पावर कम कर दी जाती है और जो एक्सपेंस है वो भी नेचुरली कम हो जाएगा, तो जो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस हमारे पास बचते हैं बाकी वाले, वो हम वेपन मॉडर्नाइजेशन में लगा के अपने वेपन को ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई लेवल की कर सकते हैं। यूरोप की बाकी बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि ऐसा कर रही हैं, वो अपनी मैन पावर कम कर रही हैं और जो बजट बचता है उसको वेपन मॉडर्नाइजेशन में लगा के अपनी आर्मी को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बना रही हैं। और फिर दूसरी चीज आती है आर्मी की एवरेज एज। सुब्रमण्यम कमेटी जो करगिल वार के बाद बैठी थी उसने भी ये चीज डिस्कस की गई थी कि आर्मी की एवरेज एज जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि 22-23 साल का जवान जिस स्पीड से पहाड़ पे चढ़ सकता है, 30 या 32 या 35-40 साल का जवान उस स्पीड से पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता है। तो ये रेशो जो है ये 1/1 का होना चाहिए। इसमें एक यंग और सीनियर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए 50-50% का। तो अभी जो एवरेज एज आर्मी की वो है 32 साल। एक्चुअली डिफेंस काफी देर से इस पे काम कर रहा है कि आर्मी की जो एवरेज एज है वो कम कर दी जाए। एक यंग कंट्री है, इसमें बहुत ज्यादा यूथ है, तो ऐसी पॉलिसी अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दी जाती है एवरेज एज वाली तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स हो सकता है देश के युवाओं को। लेकिन ये जो एवरेज एज है आर्मी की और ये जो एक्सपेंस है मैन पावर पे, इन दोनों का सोल्यूशन जो है वो ही है अग्निपथ स्कीम। हर साल 60,000 के करीब जवान जो है वो आर्मी से रिटायर हो जाते हैं और लगभग इतने ही जवान जो है वो भर्ती भी होते हैं आर्मी में। अभी 1,65,000 रिक्रूटमेंट हुई थी 2017, 18 और 19 में, इन 3 सालों में। उसके बाद से रिक्रूटमेंट बंद हो गई है। ये डिटेल मैं नहीं बता रहा, ये डिटेल श्रीपद नारायण जी ने खुद लोकसभा में आके बताई थी। 2019 से लेकर आज तक 2022 तक रिक्रूटमेंट बंद है। इसका मतलब कि 1.65 लाख जो रिक्रूटमेंट होनी थी आर्मी में वो नहीं हुई। हमारी आर्मी में 1.65 लाख शॉर्टेज है अभी चल रही है जो, और 2 साल से जो भर्तियां नहीं हुई है, तो इसका मतलब एवरेज एज जो आर्मी की है वो भी बढ़ गई होगी। और जब इनसे पूछा जाता है कि 2-3 साल से आपने रिक्रूटमेंट क्यों नहीं की है, तो ये कोविड का हवाला देके उस चीज को वहीं पे बंद कर देती है। लेकिन पॉलिटिकल रैलीज हो, इलेक्शन हो या पॉलिटिकल डिबेट्स हो, ये सब चीजें तो कभी नहीं रुकती हैं। अगर जवान रिक्रूटमेंट के लिए कहीं खड़े हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। अब अग्निपथ स्कीम आ चुकी है तो
1.65 लाख जो शॉर्टेज थी आर्मी में वो भी पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि आर्मी और ज्यादा कम हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अग्निपथ स्कीम में 44,000 भर्तियां आई हैं। अब आप 44,000 का 25% लगाए, यानी 11-12 हजार के बीच में, यानी कि 12,000 के करीब एंट्री होगी आर्मी में, जो पहले 60,000 हर साल होती थी और अब 12,000 होगी। और ये जो मैथ है, ये ऐसा नहीं है कि पॉलिसी मेकर जिन्होंने ये स्कीम बनाई है उनको ये मैथ पता नहीं है, उनको ये स्टैटिक्स बहुत ज्यादा अच्छे से पता थी। जब आर्मी में मैन पावर कम करना ही टारगेट है तो दिक्कत किस बात की। ऐसा कर करके 10 से 15 साल में कम मैन पावर, ज्यादा वेपन और बिना पेंशन वाली आर्मी खड़ी हो जाएगी पूरे देश में। तो यही चीज अगर डायरेक्ट करते तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है इनको। ये जो करोड़पति एमपी एमएलएज हैं और कुछ एमपी जो हैं वो बाद में एमएलए बनते हैं, तो वो 2-2 बार पेंशन उठाते हैं। इस तरह की स्ट्रेटजी, इस तरह की स्कीम अगर इन पॉलिटिशियंस के लिए लाई होती तो बहुत ज्यादा अच्छा होता और देश का भी कितना ज्यादा भला हो जाता। और इस पर्टिकुलर एज में यूथ जो है वो 17.5 से 25 साल तक जो है वो अनमैरिड रहेगा। 4 साल बाद जब वो रिटायर होकर आर्मी से घर जाएंगे तो उनके पास कोई लायबिलिटी नहीं होगी गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो फैमिली बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स है, इनकी भी कास्टिंग कम हो जाएगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है पॉलिसी मेकर्स के लिए, यानी कि दोनों हाथ घी में और मुंह कढ़ाई में। लेकिन इस पॉलिसी के हिसाब से जो मोटिव सेट कर रही है सरकार वो भी इतना परफेक्ट नहीं है। एक जवान को ट्रेन करने के लिए 80 से 90 लाख तक का खर्चा आता है। ऑन एन एवरेज इसको आप 1 करोड़ ले लो, तो पहले जब इतना 1 करोड़ पे खर्चे एक जवान को ट्रेन करने में लगता था तो वो जवान 40 साल तक आर्मी में अपनी सर्विस देता था। लेकिन अब जो अग्निपथ स्कीम के अकॉर्डिंग आप अग्निवीर को ट्रेन करोगे, इन पे पैसा आप इतना ही लगाओगे, लेकिन आप इनसे सर्विस सिर्फ 4 साल तक ही ले पाओगे। इतना ज्यादा पैसा लगा के अग्निवीर पे 4 साल बाद जब आप इनको सोसाइटी में छोड़ दोगे, यानी कि अगर आपको जवान से 40 साल की सर्विस लेनी है जैसे कि पहले ली जाती थी, तो जहाँ पे पहले 1 जवान लगता था अब वहाँ पे 10 जवान लगेंगे। देखिए ये जो स्कीम है ये बहुत अच्छी स्कीम हो सकती है। आप जो अग्निवीर को ट्रेन कर रहे हो, इनको 4 साल के बाद सोसाइटी में छोड़ने के बजाय इनको बाकी जगह पे भी यूटिलाइज किया जा सकता है। कोई इस बात का बुरा भी नहीं मानेगा। आपकी इस पॉलिसी का सभी लोग जो है वो वेलकम करेंगे। इससे आपका भी मोटिव पूरा हो जाएगा और लोग भी कहीं ना कहीं खुश हो जाएंगे। देखिए गवर्नमेंट की इंटेंशन पे डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई साजिश कर रही है। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सोच समझ के लिमिटेड बजट को कैसे यूटिलाइज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उस चीज पे फोकस किया है। एटलीस्ट सरकार सोच तो रही है कि इंडिया के अंदर डिफेंस रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो इससे पहले की सरकारें थी वैसा सोचती भी नहीं थी लोगों की नाराजगी की वजह से। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन में कुछ इशू है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस आप 4 साल बाद जो अग्निवीर को सोसाइटी में छोड़ रहे हो, इसके बजाय अगर आप इनको कहीं यूटिलाइज करते हो तो सभी आपके इस फैसले का वेलकम करेंगे और ये प्रोटेस्ट जो है आपके इस कदम के बहुत ज्यादा सराहना करेंगे। जो पैटर्न है ना कि आपने कोई भी अच्छी स्कीम देखी, इसको जल्दी से जल्दी यूटिलाइज कर दो बिना स्क्रूटिनाइज के, बिना जांच पड़ताल के, तो ये एक्चुअली में गलत चीज है। असल बात यह है कि इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट, डिस्कशन, सोच विचार की जरूरत है। लेकिन आप जो ये कह रहे हो ना कि बहुत ज्यादा सोच समझ के फैसला लिया गया है, एक्चुअल में अगर ऐसा होता तो 3-4 दिन में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं हो, कभी एज को लेके और कभी 10% रिजर्वेशन को लेके। अगर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो हेड है इनकी बात को अलग रख दिया जाए, उनके नीचे जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, मेजर्स हैं, लेफ्टिनेंट्स हैं, कर्नल्स हैं, वो सब ये चीज कह रहे हैं कि इसमें एक्चुअली में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि उन लोगों ने ये चीज देखी हुई है, उन्होंने अपने समय सेना को दिया है, तो वो अच्छे से जानते हैं कि आर्मी के बेनिफिट। जनरल जीडी बख्शी और मेजर गौरव आर्या सर थ्रू आउट आपकी पॉलिसी को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। आज के टाइम में अगर आप इनके ट्वीट्स उठा के देखोगे तो ये सब कह रहे हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन सब के अलावा आप जनरल वीके सिंह जी से अगर पूछते हो तो वो कहते हैं कि पॉलिसी बनते टाइम में इस चीज में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि एक फौजी भले ही नेता बन जाए वो फौज के फायदे और नुकसान अच्छे से जानता है। लेकिन मीडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आपको 21-22 लाख रुपए मिल रहे हैं 4 साल रिटायरमेंट होने के बाद, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और फिर इस पैसे को कॉर्पोरेट से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए आर्मी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कंपेयर करना बहुत ही गलत चीज है। बेसिकली आर्मी इंसान इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि ये एक जज्बे की बात होती है, एक जोश की और एक देश के लिए मर मिटने की बात होती है। ये सिर्फ पैसे की गेम नहीं है। अपनी जान हथेली पे डाल के देश की सेवा के लिए निकलना है, ये कोई छोटी या मजाक की बात नहीं है। आप बताइए, आप भेज दोगे अपने लड़के को 21-22 लाख के लिए बॉर्डर पे गोली खाने के लिए? आप कभी नहीं भेजोगे।
जब एक जवान अपनी जान हथेली पे डाल के देश की सेवा के लिए निकलता है तो वो बस इतना ही चाहता है कि उसकी फैमिली जो है वो सिक्योर रहे, उसको कुछ बेनिफिट्स हैं जो उसकी फैमिली को मिलते रहे, उसकी अपनी परवाह नहीं होती। एक सैनिक को अगर 4 साल बाद प्रोग्रामिंग सीख के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जाना होता तो वो शुरू से ही प्रोग्रामिंग सीख लेता। वो देश सेवा में जाने के लिए अपने इस जज्बे को इतना हाई लेवल पे क्यों लेके जाता? वो शुरू से ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए प्रोग्रामिंग सीखता, जावा सीखता, कंप्यूटर सीखता या फिर ऐसी वैसी सोशल जॉब्स में के लिए तैयारी करता। अगर देश के मैक्सिमम लोग ऐसा ही सोचने लग जाएंगे तो देश में आर्मी के लिए लोग जाना ही पसंद नहीं करेंगे। आर्मी के जवान के फ्यूचर को सिक्योर ही नहीं करते हो, उनके सारे बेनिफिट्स छीन लेते हो, तो आप एक जवान से वो मोटिवेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो एक जवान से की जानी चाहिए। आर्मी में बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और सर्विस के आखिरी यानी चौथे साल में वो अपने साथियों को एक कॉम्पिटिटर समझेगा और कहीं ना कहीं इंटरनली वो ये जरूर सोचेगा कि 25% में मेरा ही नंबर आ जाए। फुल ट्रेंड कम्बैट रेडी सोल्जर्स जो होते हैं उन्हें 7 से 8 साल लग जाते हैं। आप 4 साल ट्रेनिंग देकर एज फार 100 ऑपरेट नहीं कर सकते। हालांकि लोग फिर भी फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देने भी जाएंगे। हर किसी को ये चीज पता है, तभी तो ये स्कीम आई है। इंडिया जहाँ जॉब की इतनी ज्यादा दिक्कत है वहाँ 2 साल भी अगर आप कर दोगे तो फिर भी लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे। इसको जॉब देना नहीं कहते, इसको मजबूरी का फायदा उठाना कहते हैं। आपका मानना है कि रिटायरमेंट के बाद जवान डिसिप्लिन्ड होंगे, वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे और उनके रिज्यूमे में वेट होगा। देखिए आज से पहले जितने भी एसएससी के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे या सोल्जर्स थे उनको कहाँ जॉब मिली? आप अपने आसपास कहीं ना कहीं देखोगे वो लोग फैक्ट्रीज में, कंपनीज में या बैंक के बाहर गनमैन बन के खड़े हैं और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं। इस सब के काउंटर में आप ये चीज कह सकते हो कि अग्निवीर ज्यादा यंग होंगे, उनके पास ज्यादा टाइम होगा दूसरी जॉब अप्लाई करने के लिए। देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर डिसिप्लिन से जॉब मिलती तो बैंक के बाहर इतने ज्यादा जवान खड़े नहीं होते सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए। आपको ये चीज सोचनी चाहिए थी कि एक जवान गन चलाने में, वेपन चलाने में माहिर होता है, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे फिट बैठे? जब वो 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद इंटरव्यू में बैठेगा तो उसे वही टिपिकली कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पहला सवाल होगा कि आप उस 25% में क्यों नहीं आए, आप क्यों आर्मी से रिजेक्ट होकर उस 75% में आ गए और क्यों आपका सिलेक्शन 25% में नहीं हो। सोसाइटी का परसेप्शन ये भी चल रहा है, ये जो 30-40 हजार जवान जो आप 4 साल के बाद रिटायर करके सोसाइटी में छोड़ दोगे तो ये सोसाइटी में कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटी करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, कोई भी जवान जब एक दिन के लिए भी आर्मी में जाता है या जाने की सोचता है तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आर्मी में जाना ही, ऐसा सोचना ही एक जज्बे की बात होती है, एक बहादुरी की बात होती है। तो एक जवान से, एक बहादुर से, एक सैनिक से आप ये चीज कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे और नहीं करनी चाहिए कि वो सोसाइटी में आके गलत चीजें करेगा, क्योंकि एक जवान में और एक सिविल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक जवान बेशक ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी हो, वो हमेशा जवान ही होता है। देश के लिए प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होता, बेशक उसके लिए सर्विस आप 4 साल कर दो या 40 साल ही कर दो।